हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ड्रामा सीरीज। पार्ट 9 तक की स्टोरी आपको पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ, जिसका लिंक आपको मेरे वीडियो सेक्शन में मिल जाएगा। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि उसके बाद वो दोनों भाई मिलकर खूब पीते हैं। उसके बाद वो लोग घर जाते हैं तो फूयान दाफिंग की ऐसी हालत देखकर तो पूरी तरह हैरान होती है। तो दाफिंग नशे की हालत में फूयान के साथ फ्लर्ट करता है और उसे बताता है कि उसने उसके लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज प्लान किया है। तो फूयान ये सुनकर खुश हो जाती है और वो उससे सरप्राइज के बारे में पूछती है, पर दाफिंग उसे कुछ भी नहीं बताता। तो बेचारी फूयान ये सब देखकर और गुस्सा जाती है। वेल, आपको यहाँ पर इन दोनों का क्यूट सा रोमांस भी देखने को मिलेगा। अगले दिन फूयान एक अच्छी वाइफ बनने की ट्रेनिंग लेती है ताकि वो दाफिंग के स्टैंडर्ड से मैच कर सके, और सारी फैमिली उसकी हेल्प भी करती है। आगे दादाजी ये सब देखकर बहुत ही खुश होते हैं और दाफिंग को कहते हैं, जैसा मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था, अब ये पूरी जायदाद तुम्हारी है, इसलिए अब से इस कंपनी को तुम ही संभालोगे। कल कॉन्फ्रेंस है, इसलिए अच्छे से तैयार होकर जाना ताकि सारे लोग तुम्हारी कॉन्फ्रेंस अच्छे से सुन सके। तो दाफिंग ये सब देखकर बहुत ही खुश होता है और फूयान भी। आगे दाफिंग की कॉन्फ्रेंस का दिन भी आ जाता है तो सारे लोग टीवी पे बैठकर दाफिंग का कॉन्फ्रेंस देख रहे होते हैं। दूसरी तरफ दाव दाफिंग के रूम में चोरी छुपे जाकर उस लॉकर को खोल देता है। तो दाव जैसे ही उस लॉकर के अंदर उस सामान को देखता है तो वो पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है और अपनी बहन को अपने साथ लेकर जाता है। तो फूयान दाफिंग के रूम में जैसे ही दालचीनी की लकड़ी को देखती है तो वो पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है और उसे अपनी दादी की मौत की सारी बातें याद आने लगती है कि तभी वहाँ पर आंटी आ जाती है। तो फूयान आंटी से पूछती है कि इस लकड़ी को यहाँ पर कौन लेकर आया। तो आंटी फूयान को पूरी बात बता देती है। तो फूयान जैसे ये सुनती है कि उसकी दादी की मौत में उसके खुद के पति का हाथ है, वो तो ये बात सुनकर पूरी तरह सदमे में ही चली जाती है। आगे आंटी बातों ही बातों में फूयान को ये भी बता देती है कि दादाजी ने सबके सामने शर्त रखी थी कि जो भी तुमसे शादी करेगा ये सारी प्रॉपर्टी उसकी ही होगी। तो फूयान जैसे ये सुनती है उसे तो और बड़ा सदमा ही लग जाता है और वो उस घर को छोड़ छाड़ कर वहाँ से जाने लगती है। तो दादाजी उसे रोकने की कोशिश करते हैं। तो फूयान कहती है, इस घर के सारे लोगों ने मुझे धोखा दिया है, इसलिए मैं आपसे एक बात जानना चाहती हूँ, क्या सच में आपने मेरी दादी से कभी भी प्यार किया था? अगर आपने मेरी दादी से कभी भी प्यार किया होता तो आप मेरी दादी से मिलने के लिए जरूर आते, लेकिन आप कभी भी नहीं आए, इसलिए मुझे सच सच बता दीजिए, क्या आपने कभी भी मेरी दादी से सच्चा प्यार किया था? क्योंकि अब मैं और झूठ सुनने के मूड में बिल्कुल भी नहीं हूँ। तो दादाजी फूयान के सामने झुककर माफी मांगते और कहते हैं, फूयान प्लीज मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारी दादी के साथ बहुत बुरा किया, मैंने तुम्हारी दादी के साथ प्यार का नाटक किया, बस उनकी मेडिसिन की रेसिपी चुराने के लिए। आज मेरी कंपनी जिस भी मुकाम पर है वो सिर्फ तुम्हारी दादी की मेडिसिन की रेसिपी की वजह से है, प्लीज मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारी दादी को धोखा दिया है। तो फूयान जैसे ये सुनती है वो तो पूरी तरह टूट ही जाती है, क्योंकि उसने जिस जिस से भी प्यार और भरोसा किया उन सब ने मिलकर उसे सिर्फ धोखा ही दिया। तो फूयान उस घर को छोड़कर चली जाती है और दादाजी ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाते और उन्हें हार्ट अटैक आ जाता है। दूसरी तरफ दाफिंग कॉन्फ्रेंस कर रहा होता है तो वहाँ के सारे रिपोर्टर्स दाफिंग से उसकी वाइफ के बारे में पूछते हैं। तो दाफिंग अपनी वाइफ के बारे में बताता है कि वो अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता है और वो उसके बिना नहीं जी सकता, और आज वो जिस भी मुकाम पर है वो सिर्फ अपनी वाइफ की वजह से है। अगर उसकी वाइफ उसकी लाइफ में नहीं आई होती तो आज वो ऐसा इंसान नहीं होता जैसा इंसान आज वो है। मेरी वाइफ ने मुझे सबसे प्यार करना सिखाया, सबकी केयर करना सिखाई। अगर मेरी वाइफ मेरी लाइफ में नहीं होगी तो मैं जी भी नहीं पाऊंगा, मैं उसके बिना एक पल भी नहीं रह सकता। तो सारे लोग ये सुनकर तो बहुत ही खुश होते हैं। वेल, इधर दाफिंग अपनी वाइफ की तारीफ कर रहा होता है क्योंकि वो उसके बिना जी नहीं सकता, और इधर उसकी वाइफ उसे हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर जा रही होती है। दूसरी तरफ दादाजी की कंडीशन बहुत ही खराब हो जाती है तो वो लोग दादाजी की ऐसी कंडीशन देखकर बहुत ही परेशान हो जाते हैं, और दादाजी की फैमिली पहली बार उनके लिए इतना परेशान हो रही होती है और उनके लिए आंसुएं बहा रही होती है। इधर दाफिंग खुशी खुशी घर आता है और वो फूयान को ढूंढ रहा होता है, पर घर में फूयान नहीं होती तो वो पूरी तरह परेशान हो जाता है। तो वो आंटी को कॉल करता है और उनसे पूछता है कि आखिरकार घर के सारे लोग कहाँ पर हैं। तो आंटी उसे पूरी बात बता देती है और उसे ये भी बता देती है कि फूयान को पता चल गया है कि उसकी दादी के मौत के पीछे उसी का हाथ था और फूयान कभी भी उसे माफ नहीं करेगी। तो दाफिंग कहता है, फूयान को इस बारे में कैसे पता चला? तो आंटी दाफिंग को ये बात नहीं बताती कि उसने अपने मुंह से ही फूयान को पूरी सच्चाई बताई है।
उल्टा आंटी ये कहती है तुम्हें तुम्हारे कर्मों का फल मिल रहा है, तुमने जो पाप किए हैं तुम्हें उसी का फल मिल रहा है। तुम्हें क्या लगता है कि तुम सच्चाई को छुपा कर रख सकते हो? बिल्कुल भी नहीं, आज न कल सच्चाई बाहर आ ही जाती है। तो दाफेंग जैसे ये सुनता है वो तो पूरी तरह शॉक्ड ही हो जाता है। आगे दाफेंग को लगता है कि ये सारा कारनामा जियांग का है, तो दाफेंग सीधा जियांग के पास जाता है और उसका गला मोड़ देता है और कहता है मैंने तुम्हें कहा था ना कि फूयान से दूर रहना, तुमने अच्छा नहीं किया, आज मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। पर जियांग यहाँ पर अपने ही पैतरे आजमाने लगती है और दाफेंग से चुपड़ी चुपड़ी बातें कर कर उसे इस बात पर यकीन दिला देती है कि उसने फूयान को कुछ भी नहीं बताया और इन सब में उसका कोई हाथ नहीं है। तो दाफेंग जियांग की बातों पर भरोसा भी कर लेता है और जियांग ये सब देखकर बहुत ही खुश हो रही होती है और वो मन ही मन में सोच रही होती है मैंने तुम्हें कहा था ना कि मैं तुम्हें और फूयान को कभी भी एक होने नहीं दूंगी, लो मैंने अपना काम कर दिया। आगे दाफेंग सीधा हानडोंग के पास जाता है और उसे पूछता है कि फूयान कहाँ पर है। तो हानडोंग कहता है मुझे क्या पता, वो तुम्हारी वाइफ है, तुम्हें पता होगा कि वो कहाँ पर है। वैसे तुम ये सब क्यों पूछ रहे हो, फूयान कहाँ पर है, उसे कुछ हुआ तो नहीं? तो दाफेंग कहता है इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, मैं उसे खुद ढूंढ लूंगा, वो मेरी वाइफ है और उसके सारे मामले मेरे हैं, इसलिए उससे दूर रहना। तो हानडोंग कहता है भले ही फूयान तुम्हारी वाइफ हो लेकिन फूयान मेरी दोस्त भी है, अगर तुमने फूयान के साथ ऐसा वैसा कुछ भी किया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। आगे दाफेंग फूयान को हर जगह ढूंढता है पर फूयान उसे नहीं मिलती। इधर फूयान अपनी फूटी किस्मत पर रो रही होती है और उसे सदमा बर्दाश्त नहीं हो रहा होता है कि जिस इंसान से उसने इतना प्यार किया उस इंसान ने सिर्फ पैसों के लिए उसका इस्तेमाल किया और उस घर के सारे मेंबर्स ने सिर्फ उसका इस्तेमाल किया और उसकी दादी के मौत का कारण भी बना। और फूयान यही सब सोच सोच कर बेचारी बहुत ही सैड रहती है। दूसरी तरफ हानडोंग भी फूयान को हर जगह ढूंढ रहा होता है पर उसे कहीं भी फूयान नहीं मिल रही होती है, तो वो दादी से प्रे करता है कि फूयान जहाँ पर भी है वो उसे मिल जाए। दूसरी तरफ हानडोंग को फूयान और उसका भाई मिल जाता है, तो हानडोंग फूयान की ऐसी हालत देखकर बहुत ही परेशान होता है, तो फूयान उसे पूरी बात बताती है। आगे हानडोंग फूयान को अपने घर लेकर जाता है और कहता है आज से तुम यहीं पर रहोगी। तो फूयान कहती है मैं तुम लोगों के ऊपर परेशानी खड़ी करना नहीं चाहती, मेरे ऊपर मेरे भाई की जिम्मेदारी है, इसलिए प्लीज मुझे यहाँ से जाने दो। तो हानडोंग कहता है तुम कहाँ जाओगी, क्या तुम्हारे पास कोई घर है रहने के लिए? नहीं ना, और मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, क्या मैं तुम्हारे लिए इतना भी नहीं कर सकता? क्या तुम मुझे इतना गैर समझती हो? मैं तुम्हारे रहने और तुम्हारे जॉब का इंतजाम करता हूँ, अब मुझे तुम्हारी ना नहीं सुननी। तो फूयान कहती है ठीक है, थैंक यू सो मच मेरी इस हालत में मेरा साथ देने के लिए। आगे दाफेंग को पता चल जाता है कि फूयान हानडोंग के पास है, तो दाफेंग हानडोंग के पास जाता है फूयान से मिलने के लिए, पर हानडोंग उसे मिलने ही नहीं देता। तो दाफेंग फूयान फूयान चिल्लाने लगता है कि तभी फूयान बाहर आती है और हानडोंग को कहती है मुझे दाफेंग से कुछ बातें क्लियर करनी है, मुझे इससे बात करनी है, तुम जाओ यहाँ से। तो हानडोंग वहाँ से चला जाता है। आगे दाफेंग फूयान को कहता है मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था कि उस लकड़ी की वजह से तुम्हारी दादी की मौत हुई है, प्लीज इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है, मेरी बात का यकीन मानो। और रही उस प्रॉपर्टी की बात, वो पहले जरूर था कि मैं तुम्हें प्रॉपर्टी के लिए ही पटाना चाहता था, लेकिन उसके बाद मैं सच में तुमसे प्यार करने लगा और मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। फूयान मेरी बातों पर भरोसा करो। तो फूयान कहती है तुम्हें क्या लगता है तुम मेरे सामने सफाइयाँ दोगे और मैं तुम्हारी बातों पर भरोसा कर लूंगी? बिल्कुल भी नहीं, तुमने जो मेरे साथ किया है उसके लिए मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं करूंगी। तुम्हारी वजह से मेरी पूरी फैमिली बर्बाद हो गई, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम मुझसे दूर हो जाओ। बाय चांस हम दोनों के बीच सब कुछ ठीक भी हो गया तो भी हम पहले की तरह नहीं रह पाएंगे, इससे अच्छा होगा कि हम दोनों एक दूसरे से अलग हो जाएं। तो दाफेंग फूयान को समझाने की कोशिश करता है कि उसने कुछ भी नहीं किया, पहले जरूर उसने बहुत सारी गलतियां की थी लेकिन उसके बाद वो सच में बदल गया है, वो उससे बहुत प्यार करता है। पर फूयान उसकी बातों पर भरोसा नहीं करती और उससे कहती है मैं तुमसे भीख मांगती हूँ, प्लीज मेरी लाइफ से चले जाओ। तो दाफेंग जैसे ये सुनता है तो उसे बहुत ही बुरा लगता है और वो फूयान की लाइफ से चला जाता है। तब जियांग अच्छे से रेडी होकर दादाजी से मिलने के लिए आती है, तो यान जियांग को देखकर समझ जाता है कि इसके दिमाग में कोई ना कोई खिचड़ी जरूर पक रही है। आगे यान जियांग से पूछता है कि ये सारा कारनामा तुमने ही किया है ना? तो जियांग पहले तो इस बात से इनकार कर देती है, पर यान के ज्यादा जोर देने पर जियांग अपने सारे गुनाह कबूल कर लेती है। तो यान कहता है तुमने ये सब क्यों किया, सिर्फ पैसों के लिए? अगर यान के बजाय मैं प्रॉपर्टी का मालिक होता तो तुम मुझसे भी प्यार करती है ना? तो जियांग कहती है ऐसी कोई बात नहीं है, मैं दाफेंग से बहुत प्यार करती हूँ और मैं उसे खोना नहीं चाहती, इसलिए मैंने ये सब किया।
तो यान कहता है अपनी बकवास बंद करो, मुझे भी पता है कि तुमने ये सब क्यों किया। तो जियांग कहती है मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारा बहुत दिल दुखाया है। और जियांग ये कहकर वहाँ से चली जाती है। इधर दाफेंग ये सारी बातें सुन लेता है और उसे पता चल जाता है कि इन सारे कारनामे के पीछे जियांग है। आगे दाफेंग जियांग के पास जाता है और जियांग दाफेंग के सामने फिर से अपना इमोशनल विक्टिम कार्ड प्ले करने लगती है और कहती है जैसे फू यान ने तुम्हें छोड़ दिया उसी तरह यान ने भी मुझे छोड़ दिया, हम दोनों की किस्मत ही बदकिस्मत है। तो दाफेंग कहता है तुम सही कह रही हो, मैं कुछ देर के लिए अपने रास्ते से भटक गया था, लेकिन अब मैं अपने रास्ते पर वापस आ गया हूँ। मुझे जो चाहिए था वो मुझे मिल गया है, इसलिए चलो हम लोग फिर से अपनी पुरानी लाइफ में वापस चलते हैं, चलो फिर से एक दूसरे को डेट करते हैं। तो जियांग जैसे ये सुनती है उसकी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहता और इन दोनों का फिर से पैचअप हो जाता है। आगे डॉक्टर उन लोगों को बताते हैं कि दादाजी की कंडीशन बहुत ही खराब है, इसलिए हमें उनकी सर्जरी करनी होगी और उनकी सर्जरी में बहुत ही रिस्क है, इसलिए आप लोगों को इस पेपर पर साइन करना होगा। तो दाफिंग उस पेपर पर साइन करने से मना कर देता है और कहता है हमें इस सर्जरी की क्या जरूरत है, अगर दादाजी का मरना तय ही है तो उन्हें अशांति से जाने दीजिए, मैं नहीं चाहता ये सर्जरी हो। तो अंकल आंटी ये सब सुनकर तो पूरी तरह शॉक्ड हो जाते हैं और कहते हैं मुझे पता ही था तुम जैसा घटिया इंसान इतनी आसानी से नहीं बदल सकता, तुम कितने बड़े एहसान फरामोश हो, दादाजी ने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया, जैसे ही तुम्हारे हाथ प्रॉपर्टी लगी तुमने दादाजी को अपने रास्ते से हटाने की चाही, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। जैसे ही पापा को होश आएगा वैसे ही मैं तुम्हारी सारी करतूत पापा को बताऊंगी कि तुमने उनके पीठ पीछे क्या कुछ किया। तो दाफेंग सबकी बकवास सुन लेता है और कहता है जब आपको पता ही था कि मैं पैसों का पुजारी हूँ तो आपको मुझसे कोई उम्मीद ही नहीं रखनी चाहिए थी। आपको कैसे लगा कि मैं बदल गया हूँ? आपको लगता है कि कोई इंसान रातों रात बदल सकता है? नहीं ना, मुझे बस अपने पैसों से मतलब है जो मुझे मिल चुका है, इसके अलावा मुझे किसी से भी कोई लेना देना नहीं। और दाफेंग ये कहकर वहाँ से चला जाता है। तो वो लोग दाफेंग का ऐसा रूप देखकर तो पूरी तरह शॉक्ड हो जाते हैं।